डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का नबा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जबकि q इज नॉट इक्वल 0? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या हमेशा p बटे q के रूप में रहती है और उसका हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब हमारी जो भी परिमेय संख्या होगी वह हमेशा बटे के रूप में रहेगी और उसका हर 0 नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले का उत्तर हो गया, पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जवाब हमारा हो गया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और फिर कह रहा है क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख देना हाँ, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 बटे 1 हो गया, 0 बटे 2, 0 बटे 3। शर्त है कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 रहेगा तो भी परिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि हम 0 के बटे 1 कर देंगे, 0 बटे 2 कर देंगे, 0 बटे 3 कर देंगे, और यदि हम हर 0 करेंगे तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक। अब प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2 और 3 के बीच और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है उसमें हम +1 कर देते हैं। तो कह रहा है 6 परिमेय संख्या, तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 1 हो जाएगा 7। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या कहेगा, इसमें 6 कह रहा तो हम 6 + 1 7 करेंगे। अगर 5 परिमेय संख्या पूछेगा तो 5 + 1 कर देंगे, मतलब हम उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 6 + 1 हो गया हमारा 7। किसके किसके बीच निकालना था? 2 और 3 के बीच। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या लिखेंगे, उसमें 7 से ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे, और दूसरी संख्या लिखेंगे 3 है, इसमें भी 7 बटे 7 से गुणा हो जाएगा। अब जब हम गुणा करेंगे तो 2 का 7 में करेंगे, हो जाएगा 14 बटे 7। 3 का 7 में करेंगे, हो जाएगा 21 बटे 7। अब इसके बाद 14 बटे 7 है और 21 बटे 7 के बीच की हमें संख्या लिखना है। तो हर हमारा हमेशा वही रहेगा, अंश को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 14 बटे 7 है, तो हो जाएगा 15 बटे 7, 16 बटे 7, 17 बटे 7, 18 बटे 7, 19 बटे 7 और 20 बटे 7। 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या आ गई। इस तरीके से हमारा जो भी दिया रहेगा, बीच की संख्या पूछेगा, तो जितनी संख्या पूछेगा उसमें हम +1 करेंगे, तो जितना 1 जोड़ने पर आएगा पहले वाले संख्या में उतने से गुणा कर देंगे
और फिर दूसरे वाले संख्या में उसमें हम गुणा कर देंगे। तो जो गुणा करने पर आएगा उनके बीच की संख्या हम लिख लेंगे। जितना पूछेगा हमारा उतना ही आएगा ही। हमें इसमें कह रहा था 14/7 और 21/7 के बीच, तो 14 से हम 13/7 लिख नहीं सकते और ना हम 21 के आगे जा सकते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 दिया है, तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या निकालिए। अब देखिए, पहले क्वेश्चन हमारा सिंपल था 2 और 3 के बीच। अब इसमें बटे के रूप में आ गया, तो बटे के रूप में रहेगा तब भी हमारा वही नियम रहेगा। इसमें 5 संख्या पूछा है तो 5 + 1 करेंगे हम। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। जितनी संख्या पूछेगा उसमें हमें +1 करना है। तो 5 परिमेय संख्या पूछा है तो हम 5 + 1 करेंगे। 5 + 1 हो जाएगा 6। अब जो पहली संख्या दिया है 3/5 गुणे 6 से अंश तथा हर में गुणा होगा। अब दूसरी संख्या लिखिए 4/5, इसमें भी 6 से अंश तथा हर में गुणा कर दीजिए। अब गुणा करोगे 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30 और यहाँ पर 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30 हो गया। अब हमने गुणा किया 18/30 आया और 24/30। अब इन्हीं के बीच की हम 5 परिमेय संख्या लिख देंगे। अब आगे लिखिए 18/30, इसके आगे बढ़िए, हो जाएगा 19/30, उसके बाद 20/30, कामा लगाते रहिएगा, 21/30, 22/30, 23/30। 5 पूछा था तो हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्याएं हो गई। यही हमारा होंगी आंसर। तो चाहे बटे में रहेगा या बिना बटे वाला सवाल रहेगा, हमें जितना संख्या पूछेगा उसमें +1 करेंगे। जितना जोड़ने पर आएगा उसी से पहले वाले संख्या में ऊपर नीचे गुणा होगा और दूसरे वाले में भी ऊपर तथा नीचे हम गुणा कर देंगे। उसके बाद गुणा करने पर जो आएगा उसके आगे बढ़ते हुए हम उतनी संख्याएं लिख लेंगे। अब इसके बाद हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में बताना है सत्य है या असत्य है, इसका कारण भी दीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या मतलब इसका जवाब होगा हाँ, लेकिन कैसे हमें कारण भी देना है। तो हम पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके। तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या भी जान लीजिए। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे डॉट डॉट कर दीजिए। अगर पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, क्योंकि एक संख्या आगे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है
और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, उसको हम बता नहीं सकते। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए दोनों ऑप्शन हम आपके सामने रख दिए हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होती है और पूर्ण संख्या भी 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 सब शामिल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए हम इसे लिख देंगे सत्य है। लेकिन अगर ये कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है तो यह गलत हो जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, इसलिए गलत हो सकता है। तो दूसरा देखिए, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या जो है यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। पूर्णांक ध्यान दीजिए, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक और बटे के रूप में सब में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो हमारी होगी केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 धनात्मक होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए -3 है, -4 है या -5 हम ले लें, तो ये माइनस में हमारा आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी प्लस में होती है, इसलिए हम कहेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये हो जाएगा असत्य, इसको लिख देंगे आंसर असत्य। ठीक, इसके बाद तीसरा पार्ट इसका है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब परिमेय संख्या हमेशा बटे के रूप में रहेगी। बटे के रूप में रहेगी, जब उसको हम हर से डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा कट जाए और दशमलव में ना आए, तभी हम उसको पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ये दशमलव में आएगा भाग देने पर, तो उसे हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। जैसे 4/5 है, अब 4 को हम 5 से भाग देंगे तो 0.8 आएगा, तो यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी दशमलव में नहीं होती है, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। इसलिए यह कथन असत्य है।